Yes, ma'am. उसमें डेडलाइन ऑलरेडी मेंशन है, तो प्लीज़ बी अडेयर योर डेडलाइन। ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं सब लोग। Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we will studied about the diagnostic radiology quality assurance. ठीक है, इसके डायग्नोस्टिक में जो भी क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं, हर एक सीटी, एक्सरे, मेमोग्राफी, फ्लोरो, हर एक के गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे। यही सेम पीपीटी आप लोग को गूगल पे भी अवेलेबल है, तो यू कैन डाउनलोड इट। और कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम्स में आप यही प्रेफर करें, क्योंकि ये ये प्रेजेंटेशन है ही AERB की बनी हुई, और उसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें है क्या? इसमें एक तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जैसे क्वेरीज हैं, लाइक कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टू नो आफ्टर स्टडिंग दिस लेक्चर, नीड फॉर QA, यानी कि हमें क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है? आपको पता है आपके मोबाइल का भी कोई QA होता है? हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? जिसको हम सर्विस बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं हम लोग, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि फर्स्ट 3 सर्विस फ्री होती हैं, और वो सर्विसिंग वाले आपका खून पी लेंगे जब तक आप सर्विस ना करवा लो उनसे। सो उसमें क्या होता है कि आपका चेक करते हैं कि इस ड्यूरेशन में इस मशीनरी का कितना उसका एफिशिएंटली काम कर पा रही है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है, कोई हार्डवेयर तो नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा है। तो QA का क्या है कि हम उसकी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल। हैव यू एनी डिफरेंशिएट? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल? हैव एनीवन एनी आइडिया? किसी को आइडिया है? क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर हम मेडिकल से रिलेटेड बात करें, तो क्वालिटी एश्योरेंस का देखिए, एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस हॉस्पिटल का, क्वालिटी एश्योरेंस पूरे हॉस्पिटल का, कि उस पूरे हॉस्पिटल में काम कैसे चल रहा है, उसका फ्लो कैसा है, पेशेंट केयर कैसी है। क्वालिटी एश्योरेंस हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, डायग्नोस्टिक की, तो हम यहाँ पे इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट द रेडियोलॉजी वर्क, कि रेडियोलॉजी में काम कैसा चलता है, मैं पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं, या फिर पेशेंट को कैसे सर्विसिंग दी जाती है, इट डजेंट मैटर, इज नॉट द पार्ट ऑफ QA। रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक, QA मीन्स मशीन्स रिलेटेड, दैट मीन्स टू चेक द मशीन परफॉर्मेंस, कि जो आपकी मशीन की परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए हम QA करते हैं, और इसका QA बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। रीज़न? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। क्योंकि आपकी मशीन में ज़रा सा भी डिफेक्ट हुआ या उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, तो उसकी कॉस्ट क्या है? पेशेंट की हेल्थ और पेशेंट की लाइफ, बिकॉज इट्स कैन कॉज or dangers like a रेडिएशन हैजार्ड्स, चाहे वो टिश्यू लेवल पे हो, चाहे वो DNL लेवल पे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपको स्टोकास्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स पैदा होगा। सो ये इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, रेडिएशन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, हमें टाइम टू टाइम मशीन्स का क्वालिटी एश्योरेंस करना होता है, जो कि उसकी प्रॉपरली गाइडलाइन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी AERB के थ्रू दी गई है। AERB ने पूरे, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है? किसी भी क्यू में आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, दे ऑलरेडी सेट अप द गाइडलाइंस। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी हैं, अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दे रखी हैं, कि भाई आपकी लिमिट्स और वैल्यूज़ इतनी होना चाहिए, या इतना उसका लिमिटेशंस होना चाहिए, या इतनी इसकी बाउंडेशंस होना चाहिए, वो ऑलरेडी AERB ने डिसाइड किया हुआ है। बट इट्स मे बी चेंज एज पर द डिपार्टमेंट, एज पर द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। मान लीजिए जैसे कोई मशीन थी, मशीन माल फंक्शनिंग हो गई अचानक से, ठीक है, हमने क्या किया, उसको बुलाया, उसको रिपेयर करवाया, देन जो उसका QA था
जब वो डैमेज हुई या माल फंक्शनिंग हुई, उसका क्यूए वहीं खत्म हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही नहीं आ रही यस मैम। है ना? तो उसका क्यूए क्या था, उसका क्यूए वहीं खत्म हो गया कि जिस वक्त उसका उसके अंदर मैल फंक्शनिंग आई या कोई भी डिफेक्ट आया या कोई टेक्निकल इश्यूज आया, उसका क्यूए का जो एक ड्यूरेशन था 3 मंथ 6 मंथ, वो वहीं खत्म हो गया। अब जब मशीन रिपेयर होकर आती है, ठीक है, या रिप्लेस होती है या कोई भी उसके अंदर हम टेक्निकल करेक्शंस करते हैं, देन हमें फिर से क्यूए करना पड़ेगा। फिर हम ड्यूरेशन चेक नहीं करते, चाहे वो 2 महीने के अंदर हो, 3 महीने के अंदर हो, चाहे वो कोई भी ड्यूरेशन हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये कभी कभी बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है वाइवा में, कभी किसी ने मान लीजिए फिजिसिस्ट आते हैं मोस्टली एग्जाम लेने, पूछ ही लिया, क्योंकि देखो वो आपके लेवल से एनालिसिस नहीं करते, वो अपनी नॉलेज के लेवल से एनालिसिस करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर वो आपकी नॉलेज ऑफ लेवल नहीं जानता है, वो उसका तो अपना लेवल है। तो आपको ये सारी चीज़ें, और आप इस चीज़ से मना नहीं कर सकते कि कोई इज़ द पार्ट ऑफ योर करिकुलम और पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, मैं एक जनरल सी एग्जांपल बता रही हूँ टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर कॉन्सेप्ट्स। छोटा बच्चा है, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है कि भाई मुझे तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम खानी है, और आप क्या कर रहे हो, उसको वेनिला केक दे रहे हो, बहुत महंगा वाला, बहुत अच्छा वाला वेनिला केक ला के दिया है कि तुम ये खाओ। लेकिन उसको क्या है, उसको तो पसंद वेनिला आइसक्रीम है। आप कुछ भी ला के रख दो, उसे नहीं पसंद आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको प्रिपरेशंस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, और आपको एक एक पर्टिकुलर लेवल से करनी है। आप फाइनल ईयर हैं, दैट मीन्स फाइनल ईयर से एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई होती हैं कि भाई चीज़ें ज़्यादा आपको पता होनी चाहिए। तो क्यूए की आपको थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये आपकी, अब ये नहीं कह सकते कि फिजिसिस्ट का पार्ट है, ये आपके डेली रूटीन प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का यही है कि क्वालिटी एश्योरेंस हम मशीन्स की परफॉर्मेंस होते हैं, और किस कंडीशन में हम वो कैंसिलेशन या कभी भी कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग की कंडीशन में, रिप्लेसमेंट की कंडीशन में कि मशीन रिप्लेस्ड हुई है, उस भी कंडीशन में हमें दोबारा ही नया करना पड़ेगा। सो गोल ऑफ क्यूए टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस क्यों करते हैं, ताकि हमारे डायग्नोस्टिक की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, डायग्नोस्टिक की क्वालिटी अच्छी आ सके, रेडिएशन डोज मिनिमम हो सके, कि पेशेंट को हम मिनिमम से मिनिमम रेडिएशन डोज दें और हाई क्वालिटी का डायग्नोसिस हम प्रोड्यूस कर सके। डायग्नोसिस या हाई क्वालिटी का डायग्नोसिस प्रोड्यूस, दैट मीन्स टू जनरेट द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ images, either the x-ray, ct, either the mri, whatever the investigations। कौन गदर मचा रहा है? So QA program begin with performance evaluation, diagnostic X-ray equipment at the manufacturer stage, and then accept testing after the installation of the X-ray equipment at the user's institution to ensure the conformity with the specification। नई मशीन लगाई गई है तो भी आपका क्वालिटी एश्योरेंस जरूर होगा आपको उसके इंस्टॉलेशन के बाद। ठीक है। क्यूए टेस्ट शुड बी कैरिड आउट फॉर देयर आफ्टर एट अ रेगुलर इंटरवल, एक पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिकली ये सबके अलग अलग होते हैं, वंस इन अ 2 years भी होता है, वंस इन अ ईयर भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, 3 months पे भी होता है। तो ये फिक्स्ड होते हैं सबके अलग अलग। वो लाइसेंस मिलता है तो उसमें नेक्स्ट क्यूए की डेट मेंशन होती है। ये इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है अभी? ये 1 मिनट, 1 मिनट।
मनीष कुमार, ये भाई कहाँ थे इतनी देर से? ये मनीष कुमार, मनीष कुमार, am I audible to you? यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्लास का टाइम नहीं पता था? क्या मैम? क्लास का टाइम नहीं मालूम था कितने बजे? मैम हाँ, बट मैं मम्मा के साथ गया हुआ था, अभी जस्ट आके देखा है, बिल्कुल लेट हो गया था जल्दी जल्दी, सॉरी मैम। एटलीस्ट यू शुड लीव अ टेक्स्ट ना, कि आप लेट हो जाओगे किसी रीजन की वजह से, तो ग्रुप पे या अपनी सीआर को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आप लेट हो जाओगे किसी रीजन से। मैं अलाउ नहीं करूंगी बिल्कुल भी आपके वॉट एवर ओके योर ओके मैम, एक्सक्यूजेस। ओके ओके मैम, किसी को सॉरी। कोई जेन्युइन इश्यू है विद प्रूफ अपनी सीआर को इन्फॉर्म कर दीजिए, देन विल अलाउ, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। ओके मैम। टाइप्स ऑफ अप्रूवल्स, ये इतना हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो कि इतने लेवल पे आप लोग का नहीं है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मास्टर्स लेवल की चीज़ें हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टिव पता होना चाहिए। AERB के सेफ्टी कोड्स होते हैं। व्हाट इज सेफ्टी कोड्स? सेफ्टी कोड्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ्टी कोड्स? दैट मीन्स सेफ्टी कोड्स में क्या है कि AERB ने अपने एक प्रोटोकॉल्स बनाया हुआ है। उनके हर प्रोटोकॉल का अपना एक वैलिड रीज़न है, और वो आपकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। जैसे मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया हुआ है कि आपको सीटी की इंस्टॉलेशन की इमेजेस बनानी है, ठीक है, उसमें पूरी गाइडलाइंस मिली होंगी। तो इस काइंड ऑफ अ सेफ्टी कोड। सो वाई क्यू एन डायग्नोस्टिक, ये भी मैंने बताया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन। वही है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट। अब आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब किस किस चीज़ का और क्या क्या क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए? देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस की अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन है। हर एक पार्ट, हर एक कंपोनेंट का क्वालिटी एश्योरेंस होता है। और आपको पता है, आप पे जो डेस्कटॉप्स लगे होते हैं उसका भी QA होता है। इमेज क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है। वो सिस्टम से रिलेटेड है, इज नॉट रिलेटेड टू योर एक्सरे। अगर आप सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का भी इमेज क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। तो वो शायद मे बी मास्टर्स लेवल में आप लोग पढ़ो कि इमेज का क्वालिटी एश्योरेंस हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ इमेज की क्वालिटी एश्योरेंस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने सिर्फ मशीन से रिलेटेड बात करेंगे। तो उसमें क्वालिफाइड सर्विस इंजीनियर्स होते हैं। ये काम फिजिसिस्ट का होता है कि वो उन टेस्ट को परफॉर्म करे, और टेस्ट को परफॉर्म करके एक क्वालिटेटिव एनालिसिस निकाली जाती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस बोले तो जहाँ पे नंबर्स ऐड होते हैं, दैट मीन्स उसमें नंबर्स इनरोल्ड होते हैं। क्वालिटी दो तरह की एनालिसिस होती हैं, ठीक है। देयर इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब दैट मीन्स जो चीज़ देख कर उसकी क्वालिटी बताई जाए, यानी कि आपकी जो हमारी डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देन हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स वी आर गिविंग समथिंग इन नंबर। हम किसी चीज़ को मेजर करके देन उसका हम इवैल्यूएशन करें, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। दैट मीन्स क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे इसमें रेडियो से रिलेटेड है, आपके OPG है। अब तो एक और भी चीज़ आ गई, CBCT का नाम सुना है आप लोगों ने? कोन बीम सिटी, दैट्स अ पार्ट ऑफ रेडियो। कोन बीम सिटी भी है इसमें, जो आपके रेडियो के ही पार्ट में आती है, CBCT भी बोलते हैं उसको। लेकिन वो ये रेयरली यूज़ होता है। तो इन सब के अलग अलग क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं। ये आपके टेस्ट के टूल्स हैं, टेस्ट के टूल्स हैं सारे। कि आप देखिए, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है? ये एक्चुअली ये ऑल इन वन है। अगर आपके यहाँ शायद पता नहीं है, नहीं है, वहाँ पे एक MM मीटर होगा आपके यहाँ, KV मीटर होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपको ये प्रोब्स चेंज करने होते हैं। ये KV मीटर की तरह भी काम करेगा, MM मीटर की तरह भी काम करेगा, ये रेडिएशन डोजीमीटर को भी कैलकुलेट करेगा, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। तो ये डिजिटल भी आते हैं, एनालॉग भी आते हैं, बहुत तरह के आते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कौन सा क्या खरीदते हो, ठीक है। इस पे हमने काम किया है मल्टीमीटर पे। आई थिंक शायद है भी डिपार्टमेंट में आपके यहाँ। ये सर्वे मीटर है। सर्वे मीटर मीन्स आपके, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया का रेडिएशन निकालना है। मान लीजिए आपके सिटी रूम के पीछे जो भी डिपार्टमेंट है,
उस डिपार्टमेंट का आपको देखना है पीछे जाके कि यहाँ पे कितना रेडिएशन आ रहा है, तो आप सर्वेमीटर यूज़ करोगे। टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम, ये जो आपको दिख रहा है टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम, ये मैमोग्राफी के लिए है एक्चुअली, ये मैमोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। आई थिंक बीम अलाइनमेंट टेस्ट टूल, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे डेफिनेटली, किए नहीं किए ये वाला प्रैक्टिकल? ये यस मैम, यस करा है। मैम। दिख रहा है ना, छोटा सा फोकल स्पॉट है और एक यहाँ पे फोकल स्पॉट है। दैट मीन्स हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारी बीम आ रही है उसका अलाइनमेंट जो हम सेंटरिंग करते हैं उसके साथ सही है या आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। कैप्थेन, ये आपका सीटी का फैंटम है एक तरीके, ये सीटी का फैंटम होता है। ये एआई नहीं है, दैट्स एल्यूमिनियम फिल्टर्स, ये फिल्टर्स हैं, आपके ब्रास के भी फिल्टर्स होंगे वहाँ पे। सो हम ये वाले पैरामीटर्स चेक करते हैं। ये बिल्कुल एग्ज़ाम में एज इट इज़ ही लिखना है आपको, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। डायरेक्टली गूगल पर सर्च करेंगे आपको ये पीपीटी आराम से मिल जाएगी। तो हम ये वाले कंपोनेंट्स आपके क्वालिटी एश्योरेंस में चेक करते हैं। ऑपरेटिंग पोटेंशियल, यानी कि उसका ऑपरेटिंग केवीपी कितना है, करंट कितना उसका करेक्टली जा रहा है, यानी कि हम जो कितना करंटली हम उसमें पास कर रहे हैं वो ट्यूब एफिशिएंटली उतना कर रही है, या उसमें एडी करंट का इफेक्ट या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एक्सपोजर टाइमिंग, यानी कि जो सेकंड पे हम जितना सेकंड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उतना ड्यूरेशन दे रहा है नहीं दे रहा है। फोकल स्पॉट, क्योंकि कंटिन्यूस एक्सरे पास होते होते फोकल स्पॉट क्या होता है कि जो एरिया होता है वो उसको जला देता है। आपने अगर देखा हो मेटल को, अगर आप होल है वहाँ पे, ठीक है, अगर मेटल वहाँ से गर्म हो रही है तो वो होल बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगता है। तो फोकल स्पॉट भी क्या है, क्योंकि आपके फोकल स्पॉट वहाँ से एक्सरेज जारी होती हैं कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस एक्सरे जाते जाते भी फोकल स्पॉट साइज में भी इंक्रीज, तो वो बढ़ भी सकता है। तो ये भी हमें चेक करना होता है कि फोकल स्पॉट साइज, क्योंकि जैसे जैसे आपका फोकल स्पॉट बढ़ेगा आपका रेजोल्यूशन कम होता चला जाएगा। टोटल फिल्ट्रेशन कितनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो फिल्टर्स हैं वो सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि फिल्ट्रेशन अगर आपकी सही नहीं होगी तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को अननेसेसरी एक्स्ट्रा रेडिएशन डोज देना है। ये जितने भी फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स है, दे अफेक्टिंग द रेडिएशन डोज ऑफ द पेशेंट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी रेडिएशन डोज पे इफेक्ट पड़ेगा। लीकेज फ्रॉम द ट्यूब हाउसिंग, साइड से कोई क्रैक आ गया हल्का फुल्का, ड्यूरेशन ऑपरेटिंग या जो भी सो एंड सो रीज़न पुरानी हो गई, अगर वहाँ से आपकी इसको रोइंटन पर मीटर है, दिस इज़ द आर फॉर रोइंटन पर मीटर, यानी कि रोइंटन पर मीटर पे कितनी 1 मीटर के डिस्टेंस पे कितना लीकेज है वो हम सर्वे मीटर से मेजर करते हैं। डिटेक्टर कैरेक्टरिस्टिक, कि डिटेक्टर्स जो उसमें लगे हुए हैं, हम सीटी डिटेक्टर्स की बात करें या फिर अगर आप डिजिटल डिटेक्टर्स की बात करें, तो वो सारे के सारे आपके उसकी परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। अगर डिटेक्टर्स पुराने हो गए हैं तो वो क्या करते हैं कि देखिए, डिटेक्टर्स के 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है क्वांटम कन्वर्जन एफिशिएंसी और एक होता है क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी। कन्वर्जन क्या होता है कि वो कितनी देर में कितने टाइम में वो आपके एक्सरेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और एक होता है डिटेक्ट, कि कितना वो सेंसिटिव है, कि कितने ड्यूरेशन में वो सेंस कर पा रहा है कि भाई ये एक्सरेज हैं। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वांटम कन्वर्जन एफिशिएंसी, क्वांटम कन्वर्जन और क्वांटम दूसरा क्या बताया मैंने, क्वांटम कन्वर्जन और क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी, एक बार पढ़ लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ गया ना तो डिटेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये सारे हमको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे बहुत डिटेल्स में बताने की ज़रूरत पड़ी होगी, ये तो सारे आपके प्रैक्टिकल्स हैं, राइट। क्यों कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेडिएशन ऑन ऑप्टिकल फील्ड, ये तो आप करते हो। रेडिएशन ऑन ऑप्टिकल फील्ड का कॉन्ग्रुएंस, यानी कि दोनों का हम कोइंसिडेंस देखते हैं। सेंट्रल बीम अलाइनमेंट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज, टाइम एक्यूरेसी ऑफ एक्सेलरेटिंग ट्यूब पोटेंशियल, लीनियर ऑफ रेडिएशन आउटपुट, ये सारे प्रैक्टिकल्स आई थिंक ये आपके 3rd ईयर में डेफिनेटली एडेड होंगे, ये नहीं होंगे तो कुछ ही होंगे। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को कितना हिस्सा याद रखना है, सिर्फ आपको टॉलरेंस याद रखनी है। ये समझ में आ रहा है कि कितनी टॉलरेंस होना चाहिए। The X-ray field must be aligned with the light field so that the operator can accurately position of the body part to be imaging. मान लीजिए जो उसमें बल्ब लगा होता है, अगर बल्ब बाई चांस टूट जाए, फ्यूज हो जाए,
तो आप एक्सरे कैसे करोगे? तो एक तो बल्ब की इम्पोर्टेंस बहुत है, और प्लस जो बल्ब की दैट्स जो बल्ब लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फीड। ऑप्टिकल मीन्स जो दिख रही है, रेडिएशन मीन्स यानी कि जो रेडिएशन उसमें से पास हो रहा है। तो उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों ओवरलैप्ड नहीं हुआ, पता चला आप अगर हैंड के लिए एक्सरे कर रहे हो आप, तो हेड के उसका जो सेंटरिंग होती है आपकी हैंड के थर्ड मेटाकार्पल के हेड पे होती है। आपने तो सेंटरिंग यहाँ की, लेकिन एक्सरे की जो सेंटर बीम जा रही है वो आपके लोअर शाफ्ट पे जा रही है, या मान लीजिए आपके मिडल ऑफ द बोन पे जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का अलाइनमेंट एक दूसरे के एकदम कोलैप्ड होना चाहिए। If the optical and radiation field are not congruent, the area of clinical interest may be missed in the relatively overlap radiograph, leading to retake unnecessary radiation exposure to the patient. ये लाइन ऑलरेडी ब्लॉक में की हुई है, तो ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंस। इस कॉन्ग्रेंस ऑफ रेडिएशन एंड ऑप्टिकल फील्ड की अगर किसी के हिस्से में ये प्रैक्टिकल करने के लिए आता है, और डेफिनेटली आएगा ही आएगा किसी को करने के लिए, तो जब आप प्रैक्टिकल करके जाओगे तो आपसे पूछा भी तो जाएगा कि इस प्रैक्टिकल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस ये है, और इसकी टॉलरेंस क्या है, ये इसकी टॉलरेंस है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखनी है। कॉन्ग्रेंस बीम अलाइनमेंट टेस्ट कैसे करते हैं, बीम अलाइनमेंट टेस्ट टूल होता है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। होप से मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रल बीम अलाइनमेंट यानी कि जो सेंट्रल बीम अलाइनमेंट है, सेंट्रल बीम अलाइनमेंट आपका मस्ट बी कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल भी कोइंसाइड, बिल्कुल एकदम सिंक होना चाहिए परफेक्टली। यानी कि हम उसकी कितनी डिग्री एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि 1.5 डिग्री तक, यानी कि थोड़ी सी अगर बेंड हो रही है इधर उधर तो 1.5 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होती है टॉलरेंस। तो आपको ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, ये आपको बेटा याद रखनी पड़ेंगी। फोकल स्पॉट साइज मेजरमेंट, आपके यहाँ देखिए एक टूल होगा, उसमें छोटे छोटे से स्ट्रिप्स से पड़े हुए होंगे। इन स्ट्रिप्स को कितने एफिशिएंटली आप देख पा रहे हो उसका प्रॉपर कैलकुलेशंस होगा। एक इसमें ये भी आता है, ये दिख रहा है, इज विजिबल? यस मैम। है ना? ये इस तरह का करते हो आप लोग प्रैक्टिकल, कुछ इस तरह का, राइट? ये दैट मीन्स, हाँ देखिए ये यहाँ पे कितना क्लियरली दिख रहा है, ये कितना क्लियर दिख रहा है, ये कितना क्लियर दिख रहा है। तो दैट मीन्स हाउ मच क्लियरली यू कैन सी दैट लाइंस, इन लाइंस को आप कितना क्लियरली देख सकते हो, ये पैटर्न आपको कितना क्लियर दिख रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन, हाँ बोलो। मैम यस, एक बार मुझे फर्स्ट ईयर में ये प्रैक्टिकल था मेरा, मुझसे एक चीज पूछी गई थी हाँ कि हाँ, व्हाई द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वाई द लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड हम वर्टिकल्स। हाँ, या अच्छा, ये प्रतीक वर्टिकल सर ने और, पूछा था मुझसे। तो कहना आप तो सर मतलब उनसे ना बड़े प्यार से पूछना चाहिए था कि सर मैं तो स्टूडेंट्स हूँ, मैंने इतना नहीं पढ़ा है सर, प्लीज विल यू कैन एक्सप्लेन टू मी तो सो आई कैन इंक्रीज माय नॉलेज। कभी भी ऐसा हो, देखो एग्जाम्स में ना बहुत सिंपल है, कभी भी आप रसिस्ट मत करो किसी चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ में बताती हूँ अभी इसको कि वाई इट्स हॉरिजॉन्टल, और मे भी हो सकता है क्योंकि देखो ये मेरा एग्जैक्ट इंटरेस्ट एरिया नहीं है, ये फिजिसिस्ट वाला पार्ट हम लोगों का पार्ट नहीं है, तो हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। बट मैं लॉजिकली बता सकती हूँ, बट थियोरेटिकली एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, मैं बता दूंगी उसका रीज़न। लेकिन मैं आगे के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर ऐसा कभी होता है कि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपने कभी ना पढ़ा है ना कभी देखा है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया, तो बहुत हम्बली पोलाइटली मना कर दो कि सर हमने ये अपने अब ये मत कहना कि सिलेबस में था ही नहीं, कि सर मैं ये पढ़ नहीं पाया, सर कैन यू शेयर मी योर एक्सपर्ट ओपिनियन विद दैट टॉपिक, तो आई विल बी हैप्पी टू गेन माई नॉलेज। इज अ सिंपल, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरी नॉलेज में अभी मैंने नहीं पढ़ पाया, तो अगर आप मुझे अपने एक्सपर्ट ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मुझे बता देंगे तो ये मेरी नॉलेज को थोड़ा सा एफिशिएंटली थोड़ा सा ग्रो अप करेगा। और पोलाइटली पूछ लो उस चीज़ को, कोई आपको फैकल्टी बताने से इस चीज़ को मना नहीं करेगा।
वो अलग बात है, कोई कहता है कि तो यहाँ क्लास नहीं चल रही है, वाइवा चल रहा है, वो देखो भाई पर्सनल बिहेवियर है। ठीक है, अब देखिए इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्यों होती हैं कि आप देखो, मैं आई थिंक लेट्स मी चेक, एक मैं इसमें कुछ बनाने के लिए आता है, स्टाइल है इसमें, पेन आता है बनाने के लिए, कैसे बताऊं। अच्छा चलो, हाँ ऐसे लेते हैं, इंसर्ट शेप्स, ऐसे लेते हैं। चलो ऐसे आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये लाइंस विजिबल है बेटा, ये लाइंस दिख रही है सबको? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैं इनको थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा अलग कर देती हूँ। ये मैं लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। अब आप इस लाइन का एक विजन चेक कीजिए। ठीक है, इसको आप घुमाते कैसे हैं? राइट, ये इसको हम ऐसे घुमा देते हैं। आप लोगों ने ये एक तरीके का विजुअल, आपका विजन को एक तरीके से चेक करने के लिए होता है, क्योंकि देखिए ये जो आपकी रेजोल्यूशन होती है ना, रेजोल्यूशन पर्सन टू पर्सन अलग होगी। आपको जो चीज़ क्लियर बहुत अच्छे से शार्प दिख रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में जो भी आपके कोलीग ये हैं उनको क्लियर दिखे। ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एज वाइज और एज वाइज भी मैटर करता है ये चीज़ें, कि आपका विजन कितना है, कम एज में है, अगर स्पेक्स लगाए हुए हैं तो भी उस पर मैटर करती हैं सारी विजन वाली चीज़ें। अब आप यहाँ पे एक यहाँ पे विजन आप चेक करो, ये इलोंगेटेड लेंथ में दिख रहा है। ठीक, समझ में आ रही है बात? अब कॉन्सेप्ट ये है ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों लाइनें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम बगल बगल क्यों लगाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये एक लेंथ में आपका विजन क्रिएट हो रहा है, आपने सडनली यहाँ पे ये वाली यहाँ अटैच कर दी, ये मान लीजिए। ठीक, ये इस तरह से। अब आप दोनों का विजन मिला के देखो, मतलब एक सोच के देखो आपको लॉजिकली कि इन दोनों का मिला के अगर आप दोनों को इंडिविजुअली देखोगे तो ये बहुत शार्प और क्लियर दिखेंगे आपको। समझ में आ रही है मेरा कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा लॉजिक है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक तरीके से करके दिखा रही हूँ थोड़ा, कि आपको एक एटलीस्ट लॉजिक समझ में आ जाए। अब आप ये एक पैटर्न देख रहे हो, ये आपको पैटर्न कितना क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है? अब जब आप Yes, किसी ma'am. एक पैटर्न को इंडिविजुअली देखते हो तो वो विजन आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन जब आप मिक्स्ड को देखते हो, मिक्स्ड विजन को देखते हो, अब आप यहाँ पे इन दोनों को ध्यान से देखो, तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ एक कंफ्यूजन टाइप का ब्लरिंग सी पैदा कर रहा है ये आपको।
और आपको ये देखो, ये आपको बहुत ही अलाइन, नीट एंड क्लीन, और इसका रेजोल्यूशन आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, इसको मतलब लाइक मान के चलें, चलो मैं ऐसे ले लेती हूँ। अब देखिए इसको, अब बताइए मुझे, ये आपको ज़्यादा क्लियर अच्छे से दिख रहा है, या हम इसको ऐसे कर देते हैं? अब आप बताइए, दोनों को एक साथ देख रहे हैं आप? ये बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं। तो आपके विजन में क्लैरिटी लाने के लिए ये देखिए, अगर आप हॉरिजॉन्टल ये देखोगे, सिंगल इंडिविजुअल लाइन देखोगे और इसको देखोगे, ये देखो, ये मिक्स्ड है। अब हम इस तरह का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, यानी कि जो इमेज में इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो तो सिंगल लाइंस नहीं होती है ना, सिंगल पैटर्न्स नहीं होते ना, वो तो मिक्स्ड इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो दैट मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन हाउ मच इज क्लियर, वो आपकी जो मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन या लीजन या आपका कंट्रास्ट है या टिश्यूज है, वो आपको कितना क्लियरली दिख रहे हैं। हम कंट्रास्ट क्यों देते हैं? कंट्रास्ट हम वी आर यूजिंग जस्ट लाइक, जो मैंने सेपरेटली अलग अलग लाइनें बनाई हैं, वो कंट्रास्ट उस तरह की विजन को एक क्रिएट करने का तरीका है कि हम कंट्रास्ट देके क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं कि भाई तुम इनहांस्ड हो जाओ, हम तुम्हें अलग से देखेंगे। एक होता है ना कि कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि दैट वी आर इनहांसिंग द ट्यूमर्स, हम ट्यूमर्स को ही फिर स्पेशलिटी देते हैं कि भाई हमें उसको देखना है कि कितना क्लियरली देख पा रहा है। तो उसमें एक अच्छे रेजोल्यूशन को पैदा करने के लिए हमको कंट्रास्ट देना होता है। तो वो इस काइंड ऑफ, ये मैं लॉजिकली बता रही हूँ, थेरेटिकल कितना सही हूँ आई एम नॉट श्योर, वो एक बार मैं भी देख लूँगी, एक बार आप लोग देखना, लेकिन लॉजिकली तो वो यही है। क्योंकि मैं क्लियरली बता रही हूँ, मेरा फिजिसिस्ट वाला इतना डेप्थ में जाके मेरा एरिया नहीं है। अभी ब्रेन से रिलेटेड पूछ लो, फाइबर से रिलेटेड पूछ लो, वो मैं बता दूंगी तुम लोगों को। तो मैं अपनी फील्ड के बियॉन्ड, मैं भाई मेरा पार्टी नहीं है, तो मैं क्यों इतना डिटेल में जाऊँ? भाई हमको पता है कि ये रेजोल्यूशन के लिए चेक करते हैं, और क्यों रेजोल्यूशन के लिए? अगर आप देखोगे इस चीज़ को, ये देखिए पैटर्न्स आपको दिख रहा है ये, अगर आप इस पैटर्न्स को देखोगे ध्यान से, देखो ये पैटर्न्स मोटे मोटे पैटर्न्स हैं, दिख रहे हैं? ये आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। फिर दूसरा पैटर्न देखिए, थोड़ा सा और करीब आया, थोड़ा और करीब किया, अब यहाँ तक आप आते आते देखिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो हो सकता है आप में से किसी को ये क्लियर दिखाई दे, हो सकता है किसी को ये वाला क्लियर दिखाई दे, हो सकता है किसी को ये भी क्लियर ना दिखाई दे। तो ये रेजोल्यूशन चेक करने के लिए होता है एक्चुअली। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है नहीं है, और मैं डैम श्योर हूँ इसमें अगर आप आंसर नहीं भी करोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि ये बेटा बहुत ही फिजिसिस्ट के लिए भी, इवन ये चीज़ें फिजिसिस्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियरली, मे बी जाहिर सी बात है, उनका तो एक्सपर्ट एरिया है, दे नो वेरी वेल। तो उसमें आप लोगों ने इतना नहीं घुसना है, मास्टर्स लेवल पे मे बी ज़्यादा चीज़ें थोड़ा डेप्थ में हो फिजिक्स लेवल पे, लेकिन बैचलर लेवल पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन के लिए चेक करते हैं कि उसका रेजोल्यूशन कितना है, जो आपको सबसे मिनिमम छोटा साइज आपको बेटर और क्लियर दिखेगा, वो उसका रेजोल्यूशन है। ठीक है, ट्यूब के आपकी पोटेंशियल को चेक करने के लिए हम प्रॉपर, अगर केवीपी अगर आप लोग चेक करते हो, तो अगर आप देखोगे तो केवीपी हम एक पूरा एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसके लिए अलग अलग सेटिंग्स पे हम केवीस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेक करते हैं, फिर उसका हम पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस निकालते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस निकालने के बाद फिर हम उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना आपका सही है, कितना गलत है, और इसकी टॉलरेंस होती है +5 kV। ये ध्यान रखना है, kV है, KEV नहीं है, ठीक है? KEV इज अ डिफरेंट वन, वो एनर्जी में यूज होता है। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे KV है ये। अब यहाँ पे P क्यों नहीं ले रहे हम? वाई वी आर नॉट टेकिंग P? क्योंकि ये पीक वैल्यू बता रहा है, और हम पूरी जर्नल वैल्यूज को लेके चल रहे हैं। हम पीक वैल्यू मेजर नहीं कर रहे हैं, हम टोटल वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। टाइमर्स की क्या होती है कि आपकी जो आपका टाइमर है, यानी कि जितनी देर में आप एक्सपोजर डिलीवर कर रहे हैं, वो टाइमर की सेटिंग्स एज पर योर वट एवर यूर डिलीवरिंग द एक्सपोजर एग्जैक्टली करेक्ट और नॉट। इसके लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कितना उसका
परसेंटेज वेरिएशन है, इसको हम प्लस माइनस 10 बोलते हैं, यानी कि प्लस 10 भी हो सकता है, माइनस 10 भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। तो आपको बेसिकली इसमें आपको इसकी लिमिट्स को ज़रूर याद रखना है। अब लीनियरिटी का मतलब क्या है? लीनियरिटी मीन्स जैसे हिंदी में बोलते हैं समानता, एक समान। तो द ट्यूब करंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो वो चीज़ें चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेकंड में, मतलब एक माइक्रो सेकंड में तो आपके 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर अगर उसमें 100 निकल रहे हैं, अगले में फिर 150 निकल रहे हैं। तो इट्स नॉट टू बी लाइक दिस। अगर आपके पर यूनिट टाइम में अगर एक माइक्रो सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अगले माइक्रो सेकंड में भी 50 निकलना चाहिए। इसको बोलते हैं लीनियरिटी, यानी कि एक समानता। एम ए लोड मीन्स करंट का जो लोड है उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। आपका जो करंट है, क्योंकि ये आपका करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। So if your production of X-ray will be fluctuated, that means your radiation dose and your image quality also be affected. आपने तो पता चला कि 16 MA और 16 MS और 58 KVP आपने सेट करके गए, पता चला वहाँ पे थोड़ा आगे नीचे हो गया, 16 की जगह 18 हो गया और KVP 58 हो गया या फिर 52 हो गया, 52 हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन हुआ तो क्या हुआ कि पेशेंट को अननेसेसरी, क्योंकि एमए रेडिएशन डोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा, एमए इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन डोज, तो इसका फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है लीनियरिटी ऑफ एमए लोड स्टेशन, यानी कि रेडिएशन फील्ड 20 to 20 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर आपका, ये देखिए, मिली रोएंटन पर मिली एम्पियर सेकेंड्स। तो इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है, आप लोगों के शायद एक्सपेरिमेंट है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है? ये कोफिशिएंट होता है फिक्स्ड यूनिट। जब हम किसी की टॉलरेंस, किसी भी पूरा प्रॉपर कैलकुलेशंस के बाद हम फिक्स्ड कर देते हैं, तो हमारी कोफिशिएंट लीनियरिटी हमारी 0.1 आनी चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। लीनियरिटी ऑफ टाइम लोडिंग स्टेशन, यानी कि कितनी, वही सेम चीज़ है, उसमें कितने ड्यूरेशन में आपकी एक्सरे प्रोड्यूस्ड हो रही है। मान लीजिए आपका एमए तो स्मूथ जा रहा है, ठीक है, आपने एमए का टाइम तो फिक्स कर दिया, बट पता चला कि आपका टाइमर में गड़बड़ है। आपने तो 0.2 सेकेंड सेलेक्ट किया था, बट वो तो 0.5 हो गया, या 0.5 सेकेंड के लिए वो रेडिएशन दे रहा है। वहाँ पर भी क्या हुआ, आपका एक्स्ट्रा रेडिएशन डोज गया पेशेंट को। तो हर एक छोटा से छोटा टेक्निकल फैक्टर्स या ऊपर नीचे अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सीधे वो आपकी रेडिएशन डोज को इम्पैक्ट डालती है। तो इसकी लीनियरिटी होती है 0.1। ये एग्जाम्स में आता है बेटा, मैं बोल रही हूँ। आउटपुट कंसिस्टेंसी, ये आउटपुट, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हॉरिबल सा फॉर्मूला है, तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो रखी है। आप लोग यहाँ हो सकता है मास्टर्स में किसी को थीसिस में मिली हो। कॉन्स्टेंसी रेडिएशन आउटपुट, यानी कि आप अब टोटल रेडिएशन केवीपी एमएस मिला के जो मशीन का आउटपुट निकल के आ रहा है वो कितना कांस्टेंट है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एवरेज एक्स मीन्स एवरेज ऑफ एक्स रे ऑफ मिली रोएंटन पर मिली एम्पियर सेकेंड्स और मिली ग्रे पर मिली एम्पियर सेकेंड्स कैलकुलेटेड। कुछ इस तरह से हम लोग निकालते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ केवी स्टेशन चेक बाय द इवैल्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएशन मीन्स जो फिक्स्ड वैल्यू की जो सामने वाली वैल्यू है वो कैसे वेरिएंट कर रही है उसके साथ। तो इसमें से फिर रट्टा मारने वाली ज़रूरत है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्यूए का, क्योंकि क्यूए के पार्ट में ये कैलकुलेशंस, एक बार कॉपीज बुक चेक कीजिएगा, पुरानी क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की क्वेश्चंस है नहीं है आप लोगों के, बट यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूले तो बेटा याद रखने हैं आप। टोटल फिल्ट्रेशन दैट मीन्स आपकी फिल्ट्रेशन कितनी तरह की होती है? एक होती है आपकी एडेड फिल्ट्रेशन और एक होती है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। तो इनहेरेंट क्या होता है? जो मशीन के अंदर इनबिल्ट होती है, यानी कि जो उसकी कवरिंग होती है एक्सरे ट्यूब की, जो अंदर लेड लाइनिंग की जाती है, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर के टाइम पे की जाती है। इनहेरेंट में अगर गड़बड़ आ जाती है तो वो पूरा ही रिपेयर होती है। एडेड में अगर गड़बड़ हो गई, एडेड में आते हैं आपकी फिल्टर्स, अगर एडेड में आपकी कुछ गड़बड़ हुई है तो वो तो आप फिल्टर्स चेंज कर देते हैं आराम से निकाल के।
बट अगर इनहेरेंट फिल्ट्रेशन में गड़बड़ हुई है तो वो आपको पूरा मैन्युफैक्चरर में जाके चेंज कराना पड़ेगा. So determinant of half value thickness of X-ray beam is the method of evaluation total aluminum equivalent filtration of the X-ray tube. ये इसका मेथड एनालिसिस है. हाफ वैल्यू थिकनेस. हाफ वैल्यू थिकनेस का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, हाफ वैल्यू थिकनेस यानी कि यहाँ अगर हम बात करें, चलो इसी को ले लेते हैं. टोटल एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब. एक चीज और याद रखिएगा, एल्यूमिनियम के साथ हम हमेशा एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट यूज करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट यूज करते हैं. वहां पे ये पीछे यहाँ पे लिखा होगा, एक वर्ड ऐड होता है इक्विवेलेंट. ये एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट फिल्ट्रेशन. हम एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन नहीं बोल रहे, एक इक्विवेलेंट वर्ड बोल रहे हैं. ये देखिए, टोटल एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज इवैल्यूएटेड बाय डिटरमाइनिंग द हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ द बीम. डिटरमाइनिंग हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ द बीम यानी कि जितना आपका रेडिएशन हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ द बीम यानी कि जो भी आपकी बीम है, ये हम एक्चुअली ग्राफ से एनालिसिस करते हैं. यहाँ से एनालिसिस होती है ये वाली, ये यहाँ से हम लोग एनालिसिस करते हैं. जो पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ से एनालिसिस करते हैं. तो ये एक ग्राफिकल एनालिसिस है, उसके थ्रू हम करते हैं. सो अभी आगे काफ़ी लंबा है ये, तो आई एम नॉट गोइंग टू. ये देखिए, ये देख रहा है, इतने हॉरिबल से हैं ये सारे. इतना हौच पौच हो जाएगा. आई एम नॉट कंटिन्यू फर्दर. मैं आगे नहीं बढ़ रही इसमें, वरना सब खिचड़ी बना दोगे आप लोग. कल हम यहीं से दोबारा से स्टार्ट करेंगे टोटल फिल्ट्रेशन से. ठीक है? यस मैम. ओके मैम. वी विल कंटिन्यू. कल नहीं, मैं परसों क्लास लूँगी. कल मैं आप लोगों की सीनियर्स की क्लास लूँगी. मैं ऑल्टरनेट करके लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग की सीनियर्स की भी क्लास ली है और अब मैं मोस्टली यही टाइम पे लूँगी, 7 बजे के आसपास से. आई थिंक सब लोग भी आराम से अपनी क्लास आराम से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट में आप लोगों को नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, तो एटलीस्ट